केसेस जो हैं वो ओवरबर्डन है, जी। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, जुडिशियल अफसर उतने हैं नहीं। कल ई-अदालतें की बात हो रही है, डिजिटलीकरण हो रहा है, तकनीकीकरण हो रहा है। अधिकार तो ये है कि भाई जो भी आएगा, आगंतुक आएगा, उसके तमाम रजिस्टर हैं, दर्ज होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहीं वो नहीं लागू नहीं होता है। उनके साथ अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, अच्छा। तो वो इस एक्ट के लिए अंतर्गत आता है। स्पेशली ये एक्ट उसी के लिए बनाया गया। एलएलबी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके लिए 2 तरीके हैं। क्या न्याय सिर्फ तारीखों में उलझ कर रह गया है? क्या आम आदमी के लिए कोर्ट कचहरी आज भी डर और दुविधा का दूसरा नाम है? क्या वकील आज भी न्याय के प्रहरी हैं या सिर्फ मुकदमा जीतने की मशीन बनकर रह गए हैं? आज हम उठाने जा रहे हैं वो सवाल जो हर उस व्यक्ति के दिल में है जो कभी ना कभी न्यायालय के दरवाजे तक पहुंचा होगा। जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन क्या सच में बदल रही है तस्वीर? क्या आज भी गरीब को मुफ्त न्याय मिल सकता है? क्या लोक अदालत सच में समाधान है? और क्या टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक न्याय पहुंचा रही है? आज इन तमाम सारे सवालों के साथ हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी अग्निहोत्री जी। आइए सच और भ्रम के बीच की इस परत को हटाते हैं और समझते हैं न्याय की असली तस्वीर को। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक जो सामान्य व्यक्ति है, उसके लिए जो कोर्ट कचहरी है, उसके लिए वो तारीख पे तारीख वाला जो डायलॉग है सनी देओल का, वो ज़्यादा बन के रह जाती है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए न्यायपालिका कितनी सहज हो, इसको किस नज़र से आप देखते हो? देखिए, जहाँ तक तारीख पे तारीख का सवाल है, तो हमारे यहाँ जो केसेस जो हैं वो ओवरबर्डन है। जी। उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, जुडिशियल अफसर उतने हैं नहीं। अब एक दिन में कितने केसेस की सुनवाई हो सकती है मैक्सिमम? एक कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उनमें 2-2 में छोटा जिला है, वहाँ 2-2 3-3 सौ मुकदमे लगते हैं। 10-10 15-15 गवाह आते हैं, लिखने वाला एक पेशकार है। वर्किंग आवर 6 हैं आपके घंटे, कितना हो सकता है? तो वो तारीख पे तारीख, फिर बाकी लोगों को तो तारीख ही देना पड़ेगी, मजबूरी है फिर तो। जी। तो उससे लेकिन ये है कि उस पे अगर वो चीज़ इंफ्रा को बढ़ाया जा सके, डेवलपमेंट हो सके, तो ये तारीख पे तारीख वाला जो है ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन उस संबंध में सरकारों को और हायर जुडिशरी को सोचना चाहिए, गंभीरता से जी। बढ़ाना चाहिए, साधन बढ़ाना चाहिए। तो कई बार ये भी दिखाई देता है कि जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, जी, तो जो न्यायिक जटिलताएँ हैं, जी, उनके चक्कर में वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। जी। तो इसको कैसे सरल बनाया जाए कि एक सामान्य से सामान्य आदमी भी न्याय ले सके? देखिए, जटिलताएँ तो नहीं हैं, लेकिन ये है जानकारी का अभाव है। जी। और अब क्या है कि हर ज़िले में जो विधिक सेवा केंद्र हैं, विधिक सहायता केंद्र हैं, और वो विधिक सहायता केंद्र जो है उसके माध्यम से गाँव में प्रचार-प्रसार के लिए उसके वो लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं। जी। बाकायदा डीएलएसए करके एक हर जजी में विभाग है, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल डीएलएसए, हुँ। तो वो लोग जो है हर गाँव में वो तय होते हैं, हर महीने में कैंप लगते हैं, तो अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए। तो वो जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है, जटिलताएँ तो नहीं हैं। जटिलताएँ सिर्फ़ इतना ही है कि बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, मुकदमा लंबे चल जाते हैं, इसको जटिलता आप कह सकते हैं। अच्छा। बाकी तो एक सभी कानून हैं, एक्ट हैं, और जटिलताएँ तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, थोड़ी जानकारी का अभाव है, उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे प्रयास हैं, चल अवेयरनेस रहे के हैं। प्रयास जी, चल जी। रहे हैं। एक चीज़ और भी है कि जो वकील का जो एक फ्रेम होता है एक सामान्य आदमी की, वो न्याय दिलाने वाला है, न्याय मिलने में मददगार होता है। जी, जी। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें बदल रही हैं, थोड़ा जी, तेज़ी से बदल जी, रही हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वकील जो है पैसे के लिए या कैसे भी करके हुँ, समहाउ उसको केस जीतने के जी, पर्पज़ से जी, रखता है जी, सामने जी। को। तो क्या पैसे वाले को ही न्याय मिलेगा या सामान्य आदमी को भी न्याय की उम्मीद रहती है? नहीं, देखिए, अब न्याय के लिए तो सभी समान हैं, कहा तो यही जाता है। जी। लेकिन मैं आपकी बात से अंशतः सहमत हूँ, पार्टली सहमत हूँ, जी। कि जो धनवान लोग हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, उनके मामले में जो है तेज़ी हो जाती है। वो लोग, उनके पास पैसा है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जाके एक्सपीडियस ट्रायल के, एक्सपीड डिस्पोज़ल के ऑर्डर ले आते हैं, और जब चूँकि बड़ी अदालत का आदेश होता है, तो छोटी अदालतें उसको उसी अनुरूप, उसी की डायरेक्शन के हिसाब से तय करती हैं। छोटा आदमी, गरीब आदमी नहीं जा पाता वहाँ। तो हुँ। ये बात तो है कि कहने के लिए समानता है, कहने के लिए समानता है कि न्याय के लिए न्यायालय के लिए सभी समान है, न्याय के लिए सभी समान हैं। लेकिन ये है, ये पहलू सही है कि जो धनवान लोग हैं, वो अपने धन के बल पे
बड़ी अदालतों से आर्डर ला के और अपने मामले जल्दी तय करा लेते हैं बनस्पत जो कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर। अच्छा, इसी दृष्टिकोण में जो वकील लोग हैं, उनके आचरणगत क्या बदलाव इधर आप देखते हैं? देखिए, आचरण का बदलाव होता क्या है, जैसे आपने कहा कि साहब जो है दृष्टिकोण है क्या, जो क्लाइंट है, जो वकील के पास मुवक्किल है, जो उसको केस दे रहा है, वो भी रिजल्ट चाह रहा है। वो उसी वकील को केस देगा जहाँ उसे उसके माफिक रिजल्ट मिलने की संभावना होगी। भले वो गलत हो या सही हो, वो तो अदालत तय करेगी, वो तो फैक्ट तय करेंगे। लेकिन आचरण इसीलिए बिगड़ा है। अब जब आदमी रिजल्ट चाह रहा है तो इन के इन प्रकारेण आप जो है बाह्यकार बाह्यक्रुक जो है वो अपने हिसाब से रिजल्ट लेने की कोशिश करता है। तो उसमें व्यवस्थाएं गड़बड़ाती तो हैं, निश्चित रूप से गड़बड़ाती हैं। तो ये है आचरण, तो उसे अच्छा नहीं कह सकता हूँ मैं, जी। लेकिन जो है मुवक्किल का बड़ा प्रेशर होता है, बड़ा दबाव होता है जी। कि नहीं साहब हमको तो जीतना ही है। हम जान रहे हैं कि भाई उसका कानूनी पक्ष कमज़ोर है, उसका पहलू कमज़ोर है, लेकिन उसका दबाव है। दबाव है। बहुत से लोग इसमें गलत काम करते हैं, ये है। जी। एक चीज़ और ये देखी जाती है अक्सर कि न्यायपालिका के पास जब कोई व्यक्ति जाता है तो इस उम्मीद से आता है कि उसको सही न्याय मिलेगा जी, और कम से कम न्यायपालिका में तो रिश्वतखोरी वगैरह नहीं होगी। जी, लेकिन अमूमन ये भी देखा जा रहा है कि न्यायपालिका पर भी रिश्वतखोरी के बड़े आरोप इधर निकल कर सामने आए हैं। जी, और अभी एक इफेक्ट में देख रहा था कि जज साहब के पड़ोस में बैठा पेशकार जो है, जी, वो उनके आँखों के सामने ही रिश्वत ले रहा होता है। जी। तो ये क्या है, मतलब किस प्रकार का ये बदलाव है या? ये जो आपका सवाल है, ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। जी। दिस इज़ बिटर ट्रुथ कि जज साहब के सामने जो पीठासीन अधिकारी बैठे हैं जी। न्यायालय में, उनके सामने पेशकार पैसा ले रहा है। अब ये तो है, अब आप उसकी हिम्मत कैसे हो रही है? तो कहीं न कहीं आपकी स्वीकृति, सहमति, मौन तो है ही, हुँ। ठीक है ना? अब मैं बीइंग एडवोकेट मैं बहुत कुछ जानता हूँ, जी। पब्लिकली उन बातों को कहना उचित नहीं है। लेकिन अब ये है कि भई जो पेशकार है, जो कर्मचारी है, अर्दली जो तक हैं अर्दली ले जैसे। रहा है। अब जी। अर्दली का क्या है? अर्दली पैसे ले रहा है या पेशकार तारीख के ले रहा है। मैंने वकालत शुरू की थी तो ₹1 था, अब वो ₹50 हो गया, वो उन्होंने अधिकार बना लिया। जी। पहले उसे क्या था, टिप थी वो, तो टिप को उन्होंने अधिकार बना लिया, ठीक है ना? हुँ। अब वो कलेक्शन होता है, एक कोर्ट में सैकड़ों मुकदमे लगते हैं, उसको उस हिसाब से कलेक्शन होता है। अब जो भी हो, दुरुपयोग है, वो उसका भी दुरुपयोग है और उसका भी दुरुपयोग है। तो कुल मिला के ये गलत है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है और इस ओर हायर जुडिशरी को ध्यान देना चाहिए। जी। ये है। एक अभी आपने कहा कि हमारे यहाँ चूँकि इतने पेंडिंग केसेस हैं कि जिसके चलते न्याय पाने में देर हो जाती है कई बार। तो एक कहावत है कि सही न्याय मिलना या देर से न्याय मिलना वो भी एक अन्याय के ही समान हाँ, है। बिल्कुल, ये तो कहावत तो है एक जैसे। समय के बाद ही अगर हमें न्याय मिल रहा है तो फिर फ़ायदा भी, कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि क्लाइंट की मौत भी हो गई है, तब भी उसका क्लियर नहीं हुआ। ज़्यादातर केसेस में हो रहा है। अब जैसे हमारे यहाँ का लग लीजिए, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए जी। कि जिला अदालतों से जो मुकदमे तय हो गए हैं, चाहे वो सजा हुए हैं, चाहे वो छूटे हैं, उनकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में की गई है और वो अपील 30-35 साल से पेंडिंग है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें जिसमें बहुत से लोगों को सजा हो गई है और वो उनकी अपीलें अभी तय नहीं हुई, उनकी डेथ हो गई है ये तो या बहुत से लोग मरणासन स्थिति में, तमाम बातें हैं। तो ये तो बात है, न्याय में देरी, मैंने कहा ना कि जो पेंडेंसी है, अब हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुकदमे वहाँ पेंडिंग हैं, हुँ। है ना? और उच्च न्यायालयों में भी हैं, सब जगह हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही सबसे ज़्यादा पेंडेंसी है, वहाँ के हिसाब से, वहाँ के जी। हिसाब से। तो जिला अदालतों में बहुत दबाव है, बहुत बोझ है। फिर वही वाली बात आ रही है कि आपके मुकदमे इतने बढ़ रहे हैं, इतने मुकदमेबाजी बढ़ गई है कि वो संभल नहीं रही है कुल मिला के, जी। ये है। अच्छा, क्रिमिनल जो टेस्ट होते हैं कि आदमी को 307 लग गई अगर किसी के ऊपर, जी, तो उसको उठा के सबसे पहले जेल में डालिए। जी, ट्रायल उसका जब तक शुरू होता है तब तक उसका करियर ही बर्बाद हो जाता है जी, और कई बार जो इस पे ट्रायल चल रहा है, जी, वो बेगुनाह निकलता है। जी। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है? कैसे उसको न्याय मिलेगा जो 3 साल, 4 साल, 5 साल जेल काट चुका नहीं, है? नहीं, ऐसा है ना, देखिए हमारे यहाँ जो इस पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये उस जी। पे डिपेंड करता है। अब वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे यहाँ बहुत फेयर नहीं रह गई हैं। पहली जी। बात तो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के नाम पे केवल मौखिक बयान है। जी। कोई उसकी वैज्ञानिक कोई जाँच नहीं होती है। जैसे और यूरोप कंट्री में, अमेरिका में है, हुँ। तो कोई वैज्ञानिक जाँच नहीं। ऊपर से हमारे यहाँ राजनेताओं का दबाव है, जो उनके अपने अधिकारी हैं, उनका दबाव। अधिकारी भी राजनेताओं के दबाव में ये दवा में ही काम ऊट-पटांग करते हैं। जी। ऊट-पटांग काम करते हैं।
तो इसकी वजह से फेयर इन्वेस्टिगेशन बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। होता क्या है कि अगर एक आदमी बिल्कुल निर्दोष है, पुलिसकर्मी भी जानता है, ऑफ द रिकॉर्ड कई पुलिस वाले बताते हैं हम क्या करें साहब, साहब का आदेश है, विधायक जी का है, मंत्री जी का, जो भी है। तो वो उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तो हाँ, उसके साथ गलत होता है, उसका तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसकी ख़त्म हो जाती है, और जो उसका एक जीवन का बड़ा हिस्सा जो वो जेल में गुजारता है, वो उसकी कौन भरपाई करेगा, है जी। ना? और जो दसियों साल ट्रायल चलता है, उसके बाद अगर आप छूट भी गए ट्रायल कोर्ट से, तो ठीक है, और अगर नहीं छूटे ट्रायल कोर्ट, सज़ा हो गई तो हाई कोर्ट से, तो जीवन ही निकल जाएगा फिर तो। जी। तो ये है, ये मतलब फेयर ट्रायल तो नहीं हो रहा है, फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, और इसलिए फेयर ट्रायल भी नहीं कह सकते। एक केस हमारे सामने ज़्यादा आया था अभी थोड़े दिन पहले कि एक व्यक्ति ने खुद गोली मारी अपने यहाँ जी, पे, जी, जी। और उसने गोली मारने के लेकर कुछ और लोगों को हुँ। 307 में फंसा दिया, जी, और उससे बहुत गिरफ्तारियों पे बात हुई, सारी चीज़ें हुई। जी, अंततः क्या हुआ, जी। जो आरोपी थे उनसे कई लाख रुपया लेकर और वो केस को फिर रफा-दफा किया गया। रफ़ा-दफ़ा कर तो दिया। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केसेस में जो झूठा मुकदमा करने वाले हैं, हुँ। उन पर कैसे शिकंजा कसा जा नहीं, सकता है? झूठा मुकदमा करने वालों पे भी कानून और या है। पुलिस खुलेआम उनसे हाँ, पैसा जो ले रही हाँ, है? तो पहली बात तो ये झूठा मुकदमा करने वालों के खिलाफ भी कानून है कि अगर कोई झूठी एफआईआर लिखाई जाएगा, तो उसके खिलाफ, लेकिन वो बहुत नॉमिनल है। धारा 182 है, उसमें कुछ फाइन वगैरह है और कुछ नहीं है। तो बहुत है, एक आदमी पे आपने गंभीर मुकदमा लिखा दिया, उसे कोर्ट में झूठी गवाही देने, एफिडेविट, उस पे सज़ा है कुछ ज़्यादा है। अब रही बात ये है कि भाई वो मैंने अभी कहा कि जैसे जो फेयर इन्वेस्टिगेशन, वही सवाल आ जाता है कि पुलिस वाला जान रहा है कि ये इसने खुद को गोली मारी है, खुद को घायल किया है, हाँ, अपने वो कह रहा है सीधे अपने से। विपक्षी को फँसाने के लिए। हुँ, ऐसा तो नहीं है, देखिए मैक्सिमम केसेज़ में पुलिस के सामने सच्चाई तो आ जाती है। अब वो दबाव में काम करते हैं, दबाव में वो दिस वे और दैट वे जो भी ले जाएँ। अगर वो आदमी दोषी है और फिर भी वो दबाव में उसे क्लीन चिट दे रहे हैं। आदमी निर्दोष है, फिर भी दबाव में उसको चालान कर रहे हैं। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन की कमी है, और उस पे कोई दबाव नहीं है। हमारे यहाँ अभी तक तो कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन का कोई ढाँचा बन पाएगा। ढाँचा बन पाएगा। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं है कि भई हर आदमी, सॉरी टू से, कि रिश्वत में गिरफ्तार व्यक्ति रिश्वत देके छूट जाता है। हुँ। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई सबसे मेन चीज़ यही है। है। आपने अभी कहा कि जो अदालतें हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, मुकदमे बहुत ज़्यादा हैं, जी, इसलिए समय से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जी, जी। तो ऐसे में सरकारों ने कुछ लोक अदालतें या मध्यस्थता की कुछ अदालतें शुरू की हैं, जी। तो कितनी कारगर हैं आज के डेट में? देखिए, लोक अदालतें जो है अपने उद्देश्य के अनुरूप काम नहीं कर पा रही हैं। जी। लोक अदालतों का जो मैं जिला स्तर की बात कर रहा हूँ, लोक अदालतों का अब वो वही स्तर हाई कोर्ट पे भी, सुप्रीम कोर्ट पे भी है। लोक अदालतों में केवल जो मुकदमे जो अपने आप पार्टीज़ में कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, तो उनको लोक अदालत में दर्शा के, और एक वो हो जाता है कि साहब इतने मुकदमे तय हो गए, उतने तय हो गए। बाकी लोक अदालतों में क्या है, जो छोटे जो जुर्माने वाले मामले हैं, तो उनमें जुर्माना, जैसे एक्साइज़ एक्ट है, उसमें जुर्माना डाल दिया। तो वो ही मुकदमे खत्म, हालाँकि वो भी बर्डन कम होता है, ऐसा नहीं, वो भी फिर मुकदमे चलेंगे तो वो और एक पेंडेंसी बढ़ेगी। तो लोक अदालत में वही कोई वैसे मुकदमे जो है लोक अदालत में, हालाँकि चला है, सरकार ने अभी आईपीसी के कुछ मुकदमे भी, पीछे आईपीसी अब तो बीएनएस हो गई, तो आईपीसी के मुकदमों में भी कंप्रोमाइज़ का एक सरकार ने कहा छोटे-छोटे मामले हैं उनको तय करो। बढ़ा है, कुछ धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। अच्छा। लोक अदालतों से पेंडेंसी तो कम हो रही है, लेकिन ऐसे कोई मुकदमे लोक अदालत नहीं निपट पा रहे हैं जिससे कोई बहुत अच्छी पेंडेंसी, बहुत अच्छा वो मिल जुर्माने वाले मामले हैं, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट के हो गए, आपके जुर्माने निपट गए, आपके एक्साइज एक्ट हो गए, और छोटे गैम्बलिंग एक्ट हो गया, छोटे-छोटे मामले हैं जिनमें हुँ। सज़ा नहीं है, जुर्माना ही जुर्माना, या सज़ा बहुत नॉमिनल महीने 2 महीने की है, इस टाइप के। गाँव-गिराव में आजकल मुकदमे मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। जी, तो ऐसे में कई बार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास वकील को देने के लिए पैसे नहीं हैं। जी, तो सरकार कहती है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार जो है वो खड़ी हुई है, सरकारी वकील खड़े हुए हैं। जी। तो क्या प्रोसेस है इसका कि एक सामान्य व्यक्ति को भी एक न्याय सुनिश्चित हो सके? हाँ, मैंने कहा था अभी पीछे कि जो हर जिला स्तर पे विधिक सहायता केंद्र हैं। अच्छा। अ, तो अगर कोई व्यक्ति है वो सक्षम नहीं है वकील की फ़ीस अदा करने में,
तो उसके लिए वो लीगल जो एड है वो वहाँ से सहायता मिलेगी। तो उसके लिए पहले तो केवल जो है अमिकस क्यूरी नियुक्त होते थे। तो अमिकस क्यूरी के लिए जो है 2 कैटेगरी मजिस्ट्रेट ट्रायल, सेशन ट्रायल के हिसाब से, तो उनको वो सीरियल वाइज लिस्ट से जो माँगता था व्यक्ति, उसको मुलज़िम उसको दिए जाते थे। अब इधर जो है पिछले 1.5-2 साल से हर ज़िले में डिफेंस मतलब डिफेंस काउंसिल सरकारी रूप से उनको सरकार वेतन देती है, मानदेय देती है। तो वो डिफेंस के लोग जो है तैयार किए गए हैं। तो उन लोग वो है विधिक सहायता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास वकील करने के लिए फ़ीस नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसके लिए विधिक सहायता उपलब्ध है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जानना चाह रहा था कि आजकल ई-अदालतें की बात हो रही है, डिजिटलीकरण हो रहा है, तकनीकीकरण हो रहा है, तो एक आम आदमी को या दूर-दराज जो गाँव में बैठा है, उसको कितना सहायता मिल सकती है इन चीज़ों से? नहीं, ई-कोर्ट तो चल ई-फाइलिंग वगैरह हो रही है, ई-फाइलिंग हो रही है, ई-फाइलिंग हो रही है। डिजिटल ये असल सुनवाई हो में जब रही है। कोरोना के बाद जो है ये मोड डेवलप किया गया था। जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बहस वगैरह, गवाही वगैरह, तो वो चल रहे हैं अभी। वो हाइब्रिड मोड है, चाहे फिज़िकली हो, चाहे वो हो। और रही फाइलिंग की बात, तो व्यवस्था तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह व्यवस्था है ये फाइलिंग की। और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो जानकार होना ज़रूरी है। तो ज़्यादातर लोग तो अभी पब्लिक की तो छोड़िए, अभी वकील लोग इतने जानकार नहीं हैं ज़्यादातर। बड़े शहरों की तो बात छोड़ दीजिए, मेट्रोज़ की, लेकिन जो शाम जिला अदालतें हैं, वहाँ तो बहुत कम लोग इस चीज़ के जानकार हैं, इस टेक्नोलॉजी की ई-फाइलिंग। लेकिन वो व्यवस्था है, आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में ई-फाइलिंग कर सकते हैं। नहीं तो इसमें जो एक सामान्य आदमी जिसको जानकारियाँ कम हैं और हुँ। कहीं दूर बैठा हुआ है, हुँ। इमरजेंसी है, तो हुँ। उसके लिए कितनी सहज है? देखिए, वो अपनी बात लिख सकता है, तो वो उसको एक जो कानून का फ्रेम है, जो ड्राफ्टिंग है, उसमें तो नहीं कर सकता वो। वो अपनी आम भाषा में लिख के भेज सकता है, उसको भी हो सकता है। जैसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कई बार जो है उसको पेपर रिट जो होती है, एप्लीकेशन को रिट के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो ई-फाइलिंग आप स्टाइल कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी कि आप अपना पक्ष, देखिए जो जानकार है वो जानकारी के हिसाब से करेगा, आप उसके जानकार नहीं हैं, नहीं। लेकिन फाइलिंग कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा किसी वकील से अगर सहायता लेके और ऑनलाइन फाइलिंग कर दी जाए हाँ, तो हो सकती है, फ़ायदा मिल हो सकता है सकती है, उसका? जी। हो सकती है, जी, हो जी। सकती है, बिल्कुल हो सकती हालाँकि आजकल पुलिस और एक सामान्य व्यक्ति की जो नज़दीकियाँ हैं काफ़ी क्लोज़ हुई हैं, मतलब वो जो एक डर डर होता था पुलिसिंग का, वो निकला है। बावजूद इसके भी आज पुलिस के पास या थाने में आदमी जाने से कतराता है, पुलिस की एक छवि जो है बहुत सहज नहीं अभी भी बन पाई है। है। तो ऐसे में कौन से अधिकार हैं जो सामान्य व्यक्ति को जानने चाहिए कि अगर उनको पुलिस तंग करे या किसी प्रकार से उनको कुछ करना हो तो झिझके ना वो, डरे ना उनसे? देखिए, अधिकार तो बहुत हैं। अधिकार तो ये है कि भई जो भी आएगा, आगंतुक आएगा, उसके तमाम रजिस्टर हैं, दर्ज होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहीं वो नहीं लागू नहीं होता है। जी। और पुलिस जो है अपने हिसाब से ही काम करती है। अगर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी है, मानवीय दृष्टिकोण रखता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो पुलिसिया अपने रौब में है, तो कहाँ अधिकार कौन मान, अधिकार तो बहुत हैं, अधिकार तो, अधिकारों की तो बात ही मत करिए, अधिकार तो जी। किताबों में तो बहुत अधिकार हैं, अ, लेकिन उनको व्यावहारिक रूप में लागू कहाँ होते हैं। और आम आदमी थाने जाता है, तो ज़्यादातर तो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता। वो सरकारी घोषणाएँ हैं कि वो ये करिए, वो करिए, तमाम सी बात, लेकिन होता कहीं तो कुछ सब नहीं। किताबी बातें हैं। किताबी हैं, प्रैक्टिकली बहुत कम होता है। जी। वो व्यक्ति पर निर्भर करता है, अगर कोई थाने का कर्मचारी है, थाना प्रभारी है, वो सहृदय है, अच्छा है, मानवीय दृष्टिकोण है, तो ठीक है। ज़्यादातर तो उसमें वर्दी के रौब में ही रहते हैं, तो वो जी। अच्छा व्यवहार नहीं करते। उसकी वजह यही है, जो पुलिसिंग है, अब वो बड़े स्तर से ही नहीं होता है, तभी तो छोटे स्तर वालों की इतनी हिम्मत होती है। जी। अब छोटे स्तर वालों को अगर कोई शिकायत करता है, तो बड़े स्तर वाले उस शिकायत को जो है दबा देते हैं, तो उसका हौसला बढ़ जाता है, तो इसलिए ये सब नहीं होता है। अच्छा अधिकार बहुत हैं। अच्छा क्या क्या वो मूलभूत अधिकार हैं 2-4 जो हम सबको याद रखने चाहिए? नहीं, मूलभूत क्या है भाई, अब आपको संविधान ने अधिकार दिया, हर चीज़ का अधिकार दिया है। कि आप अगर कोई पुलिस वाला गाली दे के बात करे, उसका हाँ, व्यवहार लेकिन खराब साबित हो। कैसे करोगे आप? अब आजकल तो चलो ये है, आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। हालाँकि उसके लिए भी तमाम झंझट हैं जी। कि भई वो जो फ़िल्म है, जो आप दिखा रहे हैं, वो असली है, उसकी एफएसएल जाँच होगी, या उसने गाली दी है तो जो वॉइस है, वो वॉइस सैंपल दे, है ना? हमारे देश के नेता बड़े-बड़े अभद्र और असभ्य टिप्पणियाँ करते हैं और मानहानिजनक टिप्पणियाँ करते हैं, बाद में ये कह के बदल देते हैं कि मेरी आवाज़ ही नहीं है, वो तो अडॉप्टेड है, हुँ। वो तो
फर्जी है सीडी, एआई है, आजकल ज़माने में एआई हाँ। बन गया है, तो वो कह के बच जाते हैं तमाम से। वो मतलब बहुत मुश्किल है हाँ, कठिन है, उसको बहुत कठिन, साबित कर बट पाना। साबित करना। भई हमारा अदालत क्या है, हमारा कानून सबूत माँगता है। हुँ, बिना सबूत हमारे यहाँ तो ये है भाई कि 100 दोषी छूट जाएँ, एक निर्दोष नहीं फँसे, एक भावना तो ये है, लेकिन है उल्टा, है उल्टा है बिल्कुल। उल्टा। जी, जी। जी, जी। ये बहुत सारी बातें ज़्यादा आपसे हुँ। आप बार काउंसलिंग के अध्यक्ष भी रहे हैं, बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन के जी, अध्यक्ष जी, रहे हैं जी, कई जी। साल और आपने जी, अधिवक्ता जो राजनीति है वो जी, की है। जी, जी। तो जो अधिवक्ता राजनीति है एक सामान्य राजनीति से किस प्रकार से भिन्न है? क्योंकि कई बार अधिवक्ताओं पे आरोप भी लगाया जाता है यूनियन बनाने का, कोर्ट कचहरी बंद करवाने का या किसी भी तरीके का। तो वो मैं समझना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स होती है? नहीं देखो पॉलिटिक्स कुछ नहीं होती वो संगठन है वो जी। देखो कहीं भी आप कोई आपका कार्यस्थल है तो हुँ, अगर आप संगठित रहेंगे तो आपके साथ मतलब गड़बड़ियाँ कहिए कमियाँ कहिए या दबाव की थोड़ी संभावना कम रहेगी जी, संगठन में शक्ति होती है लोग कहते हैं जी। तो ये तो जब से एडवोकेट एक्ट बना है तभी से चल रही है प्रक्रिया हुँ, कि पहले तो सरकार के अधीन होते थे सरकार डीएम लाइसेंस देता था वकालत का अच्छा। तो इसलिए वकालत कराती थी। अब 1961 में एडवोकेट एक्ट बन गया तो उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई। वो हर जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे बार एसोसिएशंस हैं जी। और वो इनका बेसिक कार्य क्या चुनाव होता है? केवल बेसिक कार्य देखो उसकी एक सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें उसकी जो नियमावली है, बाइलाज है, वो उसमें होता है। लेकिन बेसिक यही है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट्स जो है आप करना चाहिए, वेलफेयर ऑफ एडवोकेट होना है और क्या है। कहीं कोई जुडिशियल अफ़सर गलत कर रहा है तो भाई जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मान लीजिए हमारे जो भी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो वो जो हेड होता है, लोकल हेड मतलब डिस्ट्रिक्ट जज है मान लीजिए, तो डिस्ट्रिक्ट जज से जाके मिल के अपनी समस्या बताते हैं कि भाई इस न्यायिक अधिकारी से हमको ये दिक्कत है ना? तो या जो भी है कहीं कोई आर्डर गड़बड़ कर रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, वो हालाँकि आर्डर को तो आप जुडिशियल साइड में ही चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई वो है, ऐसा नहीं है भ्रष्टाचार में हर साल कुछ ना कुछ जुडिशियल अफ़सर जो है वो बर्खास्त होते हैं, उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाता है, वगैरह-वगैरह होता है। तो बार एसोसिएशन का मुख्य काम तो यही होता है कि जो अधिवक्ता के हित हैं, उनको सिक्योर करना, उनको सुरक्षित करना, उन पे अगर कोई दिक्कतें हैं, उनको दूर करना और जो भई हम एक बॉडी बना दी, तो जुडिशरी के और हमारे जो बार है, जो सदस्य हैं 500, 1000, 5000, 10,000 जो भी हैं, उनके बीच वो हमारे वो हैं, प्रतिनिधि हैं, वो हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। तो लेकिन अब है क्या राजनीति जहाँ आ जाती है, जहाँ चुनाव आ जाता है, तो हुँ। वहाँ तो फिर वो क्योंकि तमाम इसकी सी चुनाव प्रक्रिया भी काफ़ी तमाम सी बातें आ जाती हैं। जी, और आजकल ज़ोर-शोर चुनाव का प्रचार-प्रसार होता है। वैसे तो वकालत में ये है कि जैसे गाँव में, शहर में, मोहल्ले में, लोकेलिटी में हुँ, अगर कोई आदमी कोई ज़्यादा बोलता है तो आदमी उसको एक कहावत है कि बहुत ज़्यादा वकालत कर रहे हैं, बहुत बड़े वकील बन गए। बहुत बड़े तो वकील हैं। वकील ही हैं, तो वो है लेकिन हर चीज़ में गिरावट आई है, तो वहाँ भी गिरावट आई है। और जहाँ चुनाव हो जाता है, तो फिर वहाँ तमाम से लालच, लोभ, प्रबल आदमी येन केन प्रकार ने पद वो चाहता है। पद चाहता है पद वो। चाहता है। तो पद के लिए वो तमाम सी बातें होती हैं, तमाम समझौते होते हैं और पद के लिए कहीं न कहीं पद का आकर्षण भी होता है और उसके लिए कहीं निहितार्थ होते हैं, कहीं निहित स्वार्थ भी हो सकते हैं, जी। तमाम सी बातें हो सकती आजकल स्कूलों में सबसे ज़्यादा एक एक्ट की चर्चा है पॉक्सो एक्ट। हैं। जी। इसको मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ सरल भाषा में। पॉक्सो एक्ट जो है वो 18 साल से कम उम्र के जी, जो बच्चे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके साथ अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, अच्छा, तो वो इस एक्ट के लिए अंतर्गत आता है। स्पेशली ये एक्ट उसी के लिए बनाया गया है। अच्छा। तो उसमें ये है कि जो भी है प्रोसिक्यूशन स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं उसके लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं और उन्हीं विशेष अदालतों में उनके मुकदमे चलते हैं। इस क्षेत्र में अब आपसे बात के दौरान एक भी पता लगा कि जुडिशरी में जो जजेज इधर नए नियुक्त हो रहे हैं, जी, उसमें महिलाओं की, लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। जी। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? और बच्चे जो हैं वो किस रूप में आगे बढ़े हैं इस क्षेत्र में? नहीं ऐसा तरह अभी जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो पिछले 2 परीक्षाएँ हुई हैं, तो पिछले जो 2019 में जो बैच गया है, काफ़ी बड़ा बैच है, 617 अफ़सर उसमें सेलेक्ट हुए हैं लगभग। तो उसमें अनुमान है कि 52% जो है महिलाओं का, लड़कियों का चयन हुआ है। अच्छा। उसके बाद जो अगला बैच गया उसमें कुछ और संख्या बढ़ी है, परसेंट बढ़ा है। हाँ, ठीक है, लड़कियाँ मेहनत कर रही हैं और अपना कंसंट्रेट करके जो है उनका जो लक्ष्य है
उसको प्राप्त करने के लिए वो पढ़ रही हैं और रिजल्ट ले रही ये हैं। पीसीएस जे का क्या प्रोसेस है? क्या कुछ बदलाव आए या पुराने के अनुसार अभी चल रहा नहीं, है? अब तो जो नई परीक्षा होगी वो तो जो एक्ट जो 1 जुलाई 24 से जो बदल गए हैं, पहले आईपीसी थी, इंडियन पैनल कोड, जी। और सीआरपीसी थी, और जो क्रिमिनल एक्ट थे, मेजरली तीनों क्रिमिनल एक्ट बदल दिए गए हैं, उनके जी। नाम बदल दिए गए हैं, हाँ। धाराएं तो वही हैं, एक दो धारा 10-5 की चेंज हुआ है, आईपीसी में सीआरआ नहीं हुआ। तो आईपीसी की जगह जो है अब बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, तो हिंदी में पहले भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते थे, अब उन्होंने उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया, बीएसए। तो ये तो क्रिमिनल एक्ट के में नामकरण ही बदल हुआ है नया मुझे तो, लेकिन जो भी है, तो अब जो परीक्षा होगी तो वो इन नए एक्ट के हिसाब से होगी, बाकी तो पुराने और एक्ट तो वही हैं, ये बदले हैं। नहीं, एक जो अभ्यर्थी है जिसको पीसीएस जे या हाँ। कुछ करना हो, तो हाँ। उसका क्या प्रोसेस है? वो कैसे दे सकता है एग्जाम? देखो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस तो परीक्षा है, ला के बाद ही आप दे सकते हैं, एलएलबी करने के बाद ही आप दे सकते हैं। हाँ। अब इधर पहले एलएलबी के डायरेक्ट बाद दे सकते थे हाँ, वो? पहले एलएलबी करने के तुरंत बाद आप जो है पीसीएस जे की परीक्षा दे सकते थे अगर वैकेंसी आई है। इधर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसमें ये तय कर दिया गया है कि भाई जुडिशियल परीक्षा पीसीएस जे, हमारे यहाँ पीसीएस जे कहलाता है यूपी में, और स्टेट में अलग नाम है, राजस्थान में आरएएस और वगैरह वगैरह। तो उसमें यह है कि भाई 3 साल पहले प्रैक्टिस करिए आप। अच्छा, पहले 3 साल एलएलबी के बाद 3 साल प्रैक्टिस करनी है? प्रैक्टिस करिए, आप संबंधित बार काउंसिल जहाँ भी चाहें हिंदुस्तान की बार हाँ। काउंसिल में आप अपने को पंजीकृत कराइए और 3 साल आप वकालत करिए, उसके बाद परीक्षा आप दे सकते हैं। हालांकि इसमें लोगों ने रिव्यू कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू अभी पेंडिंग है, क्या होता क्या नहीं। फिलहाल जो निर्णय आया वो 25 में ही आया, मई 25 में आया है कि भाई पहले 3 साल आप वकालत करिए, उसके बाद आप परीक्षा दे सकते हैं स्टेट की। ये जो नए बच्चे हैं इनके लिए क्या संदेश, जो इस पेशे में आना चाह रहे हैं, मेहनत करें, कैसे आ सकते हैं? और नहीं आने के लिए तो वही है कि पहले आपको जो है एलएलबी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके लिए 2 तरीके हैं। अगर अभी जो चल रहा है उसमें एक तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं, जी। और इंटर के बाद आप 5 साल का जो है लॉ का कोर्स कर सकते हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा के वकालत में आप आ सकते हैं। किसी अच्छे सीनियर के साथ बैठिए, सीखिए पहले, उसके बाद अपना खुद प्राइवेट अपने करिए, इंडिपेंडेंट। भारत के कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन रिकमेंड आप करना चाहें? नहीं, इंस्टीट्यूशन रिकमेंड करना तो फिर ये हो गया कि इंस्टीट्यूशन तो देखिए अभी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सबसे अच्छे। अच्छा। अब जैसे जनरली लोग जो है क्लैट के माध्यम से, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, तो क्लैट के माध्यम से परीक्षा होती है, उसमें एडमिशन्स होते हैं। महाराष्ट्र अपना अलग कंडक्ट करता है, महाराष्ट्र जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का लगता है, तो अच्छे सब कॉलेज हैं। फिर आपकी देखिए प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपकी तैयारी क्या है। बहुत नामी गिरामी कॉलेज से, बहुत नामी गिरामी इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़े हैं, तो केवल इंस्टीट्यूट से, आप बड़े इंस्टीट्यूट डिग्री ली, इसका आपको कोई बेनिफिट मिलेगा मुझे नहीं लगता है। भाई आप जो है जब कुछ रिजल्ट देंगे आप, लाभ तो आपको तभी मिलेगा, चाहे वो प्रैक्टिस में करें, चाहे आप वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में करें। हाँ, डिग्री ज़रूरी है, अच्छे संस्थान की डिग्री का थोड़ा सा नाम तो होता है, महत्व होता है, लेकिन उसका कोई लाभ आपको परीक्षा में मिल जाएगा या प्रैक्टिस मिल जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी, बिल्कुल। न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि आपकी जागरूकता में छिपा है। अगर आपको यह बातचीत महत्वपूर्ण लगी हो, तो इसे साझा करें ताकि हर नागरिक अपने अधिकारों को जान सके। यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को प्यार दीजिए, अपना सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए।